क्या जेन जी जनरेशन घटक है? जेन जी ने मोदी सरकार को झुका दिया है, तो बीजेपी सांसद कंगना रनावत एक नया शब्द लेके आई है, जनरेशन घटक। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जनरेशन घटक लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जेन जी को फ्रेंड्स कह रहे हैं, जिस जेन जी से बात करने के लिए देर रात रील बना रहे हैं, उस जेन जी को उनकी ही पार्टी की सांसद जनरेशन घटर कह रही है। बीजेपी के अध्यक्ष कॉकरोच को वायरस से जोड़ रहे हैं। वायरस मतलब जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले। सरकार अभी तक इस पीढ़ी से दूर थी, ये तो पता चला, लेकिन अब उसके भीतर जेन जी को लेकर नफरत और झंझनाहट फैलने लग गई है। कनॉट प्लेट से ऐसे वीडियो आने लग गए हैं जिनमें कुछ संगठन के लोग जेन जी की हुलिया वाले लोगों को घेर कर मार रहे हैं। इस जेन जी को एक तबका जनरेशन गांधी कहने लगा है, तो कंगना रनावत जैसे लोग गटर कह रहे हैं। कंगना रनावत बीजेपी की सांसद है। 2024 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीती। यही नहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनावत उन माओ को भी खोज रही है, दुत्कार रही है जिन्होंने जेन जी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अब कहीं कंगना की बात सुनकर जेन जी की मम्मियां और डैडियां सड़क पर न आ जाए। भाषा पर इतना फोकस क्यों है? क्या जेन जी की माँ गलत थी? गलत नहीं थी तो पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्यों परीक्षा में चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर लोकसभा में बहस हो रही है? क्या इस देश में पैसे देकर लोग परीक्षा पास करेंगे? इस पर कंगना रनावत को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कंगना रनावत और बीजेपी को अगर जेन जी की भाषा से दिक्कत है तो उनकी तरह के क्रिएटिव पोस्टर बनाकर दिखाना चाहिए, ना कि कटर कहना चाहिए। ये बात नोट करने की ज़रूरत है, बार बार कहने की भी कि गाली वाले नारे जरूर लगे, लेकिन जेन जी ने अपनी अलग तरह की भाषा से सबको हैरान किया। उस भाषा में शालीनता थी, नफासत थी, प्रयोग था, रचनात्मक थी। बस वो नकली संस्कार नहीं थे जिनके नाम पर संघ ने भाषा की धारा और उसकी मौलिकता खत्म कर दी है। लगता है बीजेपी इस रचनात्मक से डर गई। अगर यही जेन जी यही पोस्टर कांग्रेस के खिलाफ लेकर आती तो बीजेपी ही इनकी तारीफ कर रही होती। कंगना रनावत के फालतू बयानों पर वीडियो बनाने से बचता हूँ, लेकिन इन दोनों जेन जी की भाषा पर बात हो रही है इसलिए बना रहा हूँ। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी वायरस और कॉकरोच कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्र विरोधी तत्व लिखा है, इसीलिए ये एक सांसद का मामला नहीं। जो लोग जेन जी की भाषा को लेकर नैतिक हुए जा रहे हैं, वही लोग हैं जो सरकार की हर हिंसा को गाली नहीं, लोकतंत्र का प्रसाद समझ बैठे हैं। मॉब लिंचिंग को प्रसाद बता रहे थे। कंगना रनावत को या नितिन नवीन को पेपर लीक से डॉक्टर बनाया जा रहा है इस देश में, इसे गाली क्यों नहीं नजर आती? मध्य प्रदेश में व्यापक जैसा घोटाला हुआ, पिछले दरवाजे से लोग एमबीबीएस में घुसाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 600 से अधिक एडमिशन कैंसिल किए, जिसमें कंगना रनावत को गंदी और गाली नजर क्यों नहीं आती? सरकार की याचना में, सरकार के झूठ में गाली नजर नहीं आती। जेन जी बच्चों की भाषा में गाली नजर आ रही है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेन जी के प्रोटेस्ट को लेकर ये जो रील बनी है, देखकर उल्टी आती है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ये जिस तरह से बात करती हैं, जिस भाषा में बात करती हैं, उनकी भाषा कर्कश है। रील के एक एक फ्रेम को देखकर मन खराब होता है। मन से कौन जन्म दे रहा है, कौन बड़ा कर रहा है? भारत है विविध प्रकार के खूबसूरत लोगों का देश है। इसकी संस्कृति में शालीनता, नफासत है। और आप खुद को कॉकरोच कहते हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह बर्ताव भी करते हैं। असली कॉकरोच और इनमें कोई अंतर नहीं है। ये दुनिया पर अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती थोप रहे हैं। मुझे इस तरह की रील से आघात पहुंचा है। मुझे डिजिटल नेटवर्क से बीजेपी सांसद कंगना रनावत कहती है कि आप खुद को कॉकरोच कहते हैं। असली कॉकरोच की तरह दुनिया पर गंदगी और कचरा थूक रहे हैं। शायद कंगना रनावत भूल गई कि कॉकरोच आया कहाँ से।
जिनके श्रीमुख से आया उनका नाम लेकर नहीं बोल पाएगी, ना उनकी आलोचना कर पाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी कि उन्होंने कॉकरोच का इस्तेमाल केवल उन वकीलों के लिए किया जिनके पास फेक डिग्री है। युवा बेरोजगारी को लेकर उन्होंने ऐसी टिप्पणी नहीं की। मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। जब तक ये सफाई आती काफी देर हो चुकी थी। कॉकरोच जैन जी का प्रोटेस्ट सिंबल बन चुका था। अगर फेक डिग्री को लेकर बड़ी संख्या में वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली की अदालत में, तब तो ये पेपर लीक से भी बड़ी समस्या है। अभी तक कितने ऐसे वकील पकड़े गए हैं। चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा कि ऐसे मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनकी मौखिक टिप्पणी है, लेकिन उनके बयान पर सरकार ने क्या कहा? फेक डिग्री वाले वकीलों को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ, फास्ट ट्रैक का गठन हुआ। इसलिए हमारा वीडियो अलग होता है और लंबा हो जाता है, क्योंकि हम भुला दी गई बातों को फिर से संदर्भ में ले आते हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की सच्चाई सामने नहीं आई, तो फेक डिग्री वाले वकीलों को कॉकरोच क्यों कहा? वैसे भी क्या किसी को कॉकरोच कहा जा सकता है? और जब जैन जी ने कॉकरोच को अपना सिंबल बना लिया, तब कंगना रनावत को उनमें गंदगी और कचरा दिखाई देने लगा। कंगना और बीजेपी गलती कर रहे हैं। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठ 2014 के बाद भारत की राजनीति में पब्लिक स्पेस में पहले सरकार से सवाल करने वालों को देशद्रोही अर्बन नक्सल बताकर टारगेट किया गया। फिर विरोधी दलों के वोटर को भी टारगेट किया गया और ओरना के समय तबलीग जमात के लोगों को सुपर एस्केलेशन कहा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों से नफरत करने के लिए एक नया शब्द हथियार के रूप में आ गया, और इस वजह से उस दौरान कई जगहों पर भीड़ ने मुस्लिम दुकानदारों के साथ हिंसा की। सभी को पता था कि कोरोना तबलीग जमात के कारण नहीं फैला था, लेकिन सुपर स्प्रेडर बताने के बाद उन्हें जेल में डाले जाने लगा। कई हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में इसके लिए मीडिया की बहुत आलोचना की है और कारण भी बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो दो बार घुसपैठियों को टर्माइन कहा है, एक बार अंग्रेजी में टर्माइन और एक बार दीमक। दिल्ली के अंदर ये अवैध घुसपैठिए है, इससे परेशानी है या नहीं है बताओ? जरा जोर से बोलो, पीछे तक परेशानी है या नहीं है? एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। उनको उखाड़ फेंकना चाहिए या नहीं उखाड़? 2018 में जब अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दीमक बोला, तब भी इस तरह की चेतावनी दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने भारत के मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है। ये एमनेस्टी से लेकर बांग्लादेशी सूचना मंत्री तक ने इस पर आपत्ति जताई। अभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। केवल कंगना रनावत ने, बीजेपी के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने वायरस का इस्तेमाल किया है। वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। नितिन नवीन बीजेपी के पूर्व वर्करों के पीछे ये बात कह रहे थे। वायरस को वायरस कहा, हम बिहार में बा को भा बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं। नितिन नवीन कॉकरोच और वायरस का इस्तेमाल एक साथ कर रहे थे। हिटलर के दौर में भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो उसी दौर की तस्वीरों से आपको आगे की बात बता रहा हूँ। ये दक्षिणी पूर्व में हिटलर की सरकार ने हॉस्टेल का कंसंट्रेशन कैंप किया। यहाँ वो कपड़े टंगे हैं जो कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी और हिटलर के विरोधियों को पहनाया जाता था, बाद में उन्हें मार दिया जाता था। हिटलर युवतियों को बैक्टीरिया कहता था। उसी के समय से जनता को अवैध कीड़े मकोड़े दीमक बताने की राजनीति खतरनाक मोड़ लेती है।
पहले दीमक बताओ और फिर इंसान को समझाओ कि दीमक है इसलिए मार रहे हैं। यहूदियों के प्रवास को गटर में रहने वाले चूहों से तुलना की गई। कंटेस्टेशन कैंपेन के पहले ही भाषा के स्तर पर यहूदियों के इंसानियत में मिटा दिया गया। लोगों को दिमाग में बिठा दिया गया कि इंसान नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें मारना इंसान की रक्षा के लिए जरूरी है। इसी नफरती सोच ने लाखों युवतियों का नरसंहार किया। रवांडा में हुतू समाज ने तुलसी समुदाय के कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। इन देशों में नरसंहार होने से बहुत पहले भाषा में इंसानों के लिए जानवरों के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये मानी हुई बात है, साबित किया हुआ सिद्धांत है। दुनिया के इतिहास में देखा गया है कि जब भी इंसान के लिए किसी समुदाय का कॉकरोच, कीड़ा, दीमक का इस्तेमाल होने लग जाए, उसका आगे चलकर नरसंहार हुआ है। मगर भारत में कुछ अलग है। कॉकरोच एक लोकतंत्र के ऐसे दौर में नागरिक की गरिमा और उसके अधिकार का प्रतीक बन गया जब लोकतंत्र को लेकर मानने लगे कि भारत में भी चुनाव फर्जी हो चुका है, लोकतंत्र दिखावे का रह गया है। कॉकरोच सरकार की तरफ से जनता के नरसंहार का हथियार नहीं बना, बल्कि जनता की शक्ति का टॉनिक बन गया, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। कॉकरोच शब्द भारत के जर्जर और डरपोक होते जा रहे लोकतंत्र में नई हिम्मत, नई जान डालने का प्रतीक बन गया। डर को भगाने का अभियान कंगना रनावत या मोदी सरकार या बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि ये आंदोलन नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हुआ है। अपने दूसरे पोस्ट में कंगना ने लिखा है कि सबसे हैरान और स्तब्ध करने वाला जवान लड़कियों का बर्ताव, जो स्वतंत्र करियर और औरतों की जिंदगी की नकल करना चाहती है बिना उस स्वतंत्रता को कमाए। जो औरतें सच में आज़ाद हुई वो बगावत का विकल्प चुनती है, उनकी वोट ओपिनियन होती है, करियर के लिए गैर पारंपरिक चुनाव करती है और जो कदम उठाती है उसके लिए खुद को जवाबदेह मानती है। यहाँ पर एक नई पीढ़ी आई है जो अपने आप को वेस्टर्न इंडियन औरत कहती है। मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं। नावें पढ़ने में अच्छी है और इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हो चुकी है कि घर भी नहीं चला सकती। वो होम मेकर नहीं हो सकती, अपनी आज़ादी बढ़ा रही है। ड्रग्स, शराब और शारीरिक संबंध बनाने की आज़ादी की नुमाइश कर रही है। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर जिए जा रही है और अपनी आज़ादी से रहने की लड़ाई कर रही है, जबकि आज़ाद नहीं है। मैं याद दिला दूँ कि आज़ाद जिंदगी को हासिल करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जैन जी लड़कियों को लेकर इतनी नफरत क्यों, इतना गुस्सा? उनके माँ बाप को दिक्कत नहीं है कि उनके पैसे का बच्चा क्या कर रहा है। कंगना रनावत को बहुत दिक्कत है औरतों के बारे में, इन लड़कियों के बारे में क्या कुछ कहे जा रही है। क्या उन्हें होश भी है? इतना गुस्सा प्रोटेस्ट के वकील को लेकर नहीं होना चाहिए। उनका गुस्सा कभी जैन जी को जन्म देने वाली माँ पे निकल रहा है, कभी लड़कियों पे निकल रहा है। अपने किरदार को राजनीति के कारण गलत साबित किए जा रही है। आप बताओ ब्रोस, गाइस एंड भाइस, प्रधानमंत्री मोदी तो जैन जी से बात करने के लिए रील बना रहे हैं और उसी जैन जी से कंगना को गुस्सा आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को इतना गुस्सा। केरल में भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के संयोजक और आरएसएस से निकटता रखने वाले विचारक टीजी मोहनदास ने एक वीडियो में कहा है कि वे जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को गोली मार देते। इन्होंने कहा कि गैंग रेप होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये लोग हैं जिन्हें रेप पसंद है, ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बलात्कार पसंद है, खासतौर पे बागपंथी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सर्वहारिक वर्ग की महिलाएं। ये सोच है। कहते हैं अगर इस दौरान अगर मर जाता तो वो ऐसे शहीद बना देते। यही वो सोच है जो जैन जी के खिलाफ भीतर भीतर पसर रही है। केरला के आरएसएस नेता ने मोहनदास के बयान से दूरी बनाई है और कहा है कि उनके निजी बयान है, इसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए और मोहनदास का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। मोहनदास ने कहा है कि उनके वैज्ञानिक काल्पनिक टिप्पणी को संदर्भ से बाहर कोट किया जाए। उन्होंने आम नागरिक के सीमित दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के व्यापक नजरिए के बीच
तुलना करने वाली एक बड़ी बहस के दौरान कहा। केरल सरकार ने जांच के आदेश दिए। मोहनदास की यह सफाई पूरी नजर नहीं आती और अजीब लगती है। इसी तरह से गोदी मीडिया यूट्यूबर को धुतकार रहा था, दिखारत की नज़र से देख रहा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी को समझ आ गया कि जनता गोदी मीडिया को देखना छोड़ चुकी है। 2023 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर क्रिएटर के बीच का कहा था कि उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइक और सब्सक्राइब की बातें करने लगे, तो उस बात से गोदी मीडिया की बहुत किरकिरी हुई थी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गोदी मीडिया के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री अपना बयान जारी करने के लिए गोदी मीडिया की जगह इंस्टाग्राम का चुनाव करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी गोदी मीडिया को हजारों करोड़ लोग के सरकारी विज्ञापन देना बंद कर दें, और ऐसा उन्हें कर देना चाहिए और ऐसा ही जनता को मांग करनी चाहिए। जो पैसा गोदी मीडिया को नफरत और झूठ फैलाने के लिए दिया जाता है, अगर वही पैसा प्रधानमंत्री जैन जी सपोर्टर योजना के तहत इंस्टा के सारे अकाउंट होल्डर के खाते में दे दिया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि सुधर सकती है। 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें प्रधानमंत्री यूट्यूब और इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से जुड़े लोगों को अलग अलग अवार्ड दिए। PIB के प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार हमारे रचनाकार समुदाय की प्रतिक्रिया और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके जुनून को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नए युग के उसकी शुरुआत से ही पहचान दे रहा है। क्या जैन जी इस रचनाकार समुदाय का हिस्सा नहीं है? हम नहीं कह सकते कि ये लोग काली का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इन्हें सम्मानित किया गया क्योंकि हमने इनके वीडियो नहीं देखे, लेकिन जैन जी की अभिव्यक्ति, भाषा, प्रतीक सबसे अलग है, इनके वीडियो में भी दिखाई देता है। जैन जी की भाषा भी तो इन्हीं क्रिएटर और इंफॉर्मेशन से समुदाय से निकल के आ रही है। एक तरफ सरकार जैन जी के आइकॉन को सम्मानित कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं आइकॉन के कंज्यूमर या फॉलोवर जैन जी को भाषा के आधार पर कंगना रनावत गटर कह रही है। ये नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले जैन जी क्रिएटर के बीच आ तो गए, लेकिन उनके बीच आकर भी अनजान रह गए। भाषा को लेकर हमने हिटलर के दौर की बात की, फ्रांस के क्रांति के समय से हमें जैन जी की आज की काली वाली भाषा को समझने में मदद मिल सकती है। सत्ताधारी वर्ग यह दिखाना चाहता है कि उसकी भाषा ही जनता की भाषा है, यानी कि वो जनता की सोच पर कंट्रोल करना चाहता है। विरोध करने वाली जनता के पास केवल भाषा नहीं होती है, सत्ता तो होती नहीं। इसीलिए भाषा के स्तर पर वह जनता चैलेंज करती है। फ्रांसीसी क्रांति के असली साहित्य और आज की जैन जी डिजिटल भाषा के बीच बहुत हद तक समानता है। फ्रांसी के असली साहित्य और आज की जैन जी डिजिटल भाषा के बीच आपको बहुत समानताएं दिख सकती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है और 2026 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। दोनों ही दौर में सत्ता, परंपरा और सरकार के कानून को भाषा के स्तर पर चुनौती दी जाती है। फ्रांस में 18वीं सदी के अंत में अश्लील पर्चों ने राजतंत्र और चर्च की पारंपरिक दैविक छवि को चैलेंज कर दिया। इन अश्लील पर्चों को लाइबल कहा जाता था। इन पर्चों में मारिया अंजुआने और रासाई से जुड़े लोगों को अश्लील बातें लिखी गई, तस्वीरें बनाई गई, राजा और रानी को लेकर कार्टून बने, इनके जरिए चैलेंज किया गया। इतिहासकालीन हद कहती है कि जब राजा या शासक का शरीर अश्लील कल्पनाओं और व्यंग का विषय बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कुछ गहरी समस्या है। आज जैन जी सरकार और शिक्षा जैसी गंभीर चीज़ों को टिकटॉक ट्रेंड और मीम्स में बदल रही है। ये अपने आप में सटार का एक नया प्रयोग है। नई पीढ़ी के हाथ में भाषा एक हथियार है।
दुनिया के कहीं भी इस तरह के अश्लील पर्चों का इस्तेमाल नहीं हुआ जितना फ्रांस में हुआ। इनमें बहुत सारी झूठी बातें थी, गॉसिप थी, अफवाहें थी, मगर इन सभी से लोगों को चैलेंज करने का मौका मिला। लोगों को आनंद आया। लोगों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थी। जिस तरह से आज गोदी मीडिया के कारण भारत के नागरिकों तक सही सूचना नहीं मिलती। जंतर मंतर पर ऐसे कई पोस्टर दिखे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस तरह से दिखाया गया कि दिल्ली पुलिस उन पोस्टरों को अश्लील मानते हुए डिलीट कराने में लग गई। तो फ्रांस में अश्लीलता कौन साहित्य में राज्य साहित्य की ताकत के विरोध में आम जनता का हथियार बन गए। फ्रांस में राजा को दैविक दर्जा हासिल था। सीधे उसकी दैविकता पर हमला करने से पहले उसके शरीर पर हमला हुआ। उसके शरीर की यौनिक क्षमताओं को लेकर अश्लील तस्वीरें बनाई गई। एक तरफ से उसकी महिमा, उसकी आभा को तार तार कर दिया गया। राजा की मर्दानगी पर सवाल उठाए। लुइस रोमे और मारिया अंतोनियो को लेकर कई सारे अश्लील पर्चे बनाए गए जिनमें राजा को नपुंसक की तरह दिखाया गया। इस तरह राजशाही की जो चमक थी, जो प्रभाव था, आभा मंडल था जनता के बीच, उसे जनता ने ही अश्लील भाषा के इस्तेमाल से खत्म कर दिया। सिंपल शब्दों में राजा का पानी उतार दिया। जैन जी के शब्दों में राजा का रिज़्क खत्म हुआ। इस रणनीति ने ईश्वर प्रदत्त शासक और साधारण मनुष्य के बीच का अंतर समाप्त कर दिया, जिससे कभी ईश्वर राजा माने जाने वाला शासक भी जनता के प्रश्नों और आलोचनाओं के दायरे में आ गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को दैविक रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल और सामाजिक मानवीय पहचान से अलग दूर परे बताकर अपनी छवि एक सन्यासी, आध्यात्मिक और त्यागी नेता के रूप में बनाने की असफल कोशिश की है। जंतर मंतर पर जैन जी ने ऐसे दैविकता को चुनौती दी। उन्हें भगवान होने की प्रतिज्ञात्मक ऊंचाई से उतारकर प्रधानमंत्री के रूप में जनता की जवाबदेही के पीढ़े पर लाकर बिठा देती है। जैन जी की भाषा में उनकी कठोर करिश्माई और तिलस्मी राजनीतिक छवि से रहस्य का पर्दा हटा देती है। अब जनता उन्हें कुटिल या सामाजिक राजनीतिक के रूप में देख सकती है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसे तुरंत समझ गए और उस जनता के बीच फ्रांस वाला रील्स लेकर चले गए। जैन जी ने साबित कर लिया कि जरूरत पड़ने पर मोदी जी का मित्रों से फ्रांस तक का सफर भी मुमकिन है। मोदी अगर जैन जी की बात पहले ही मान लेते तो उनका ऑरा पॉइंट बढ़ सकता था, मगर अब -10,000 हो गया है। जैन जी ने कितना बड़ा कमाल किया है कि उसके आंदोलन को समझने के लिए आपको 1930 के नाज़ी जर्मनी में जाना पड़ रहा है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पन्ने पड़ रहे हैं। 2018 में अमित शाह के दीमक वाले बयान को समझना पड़ रहा है और उन सबको चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले बयान से जोड़ना पड़ रहा है। इस रेलगाड़ी में कंगना रनावत जनरेशन गटर बोलकर सवार हो जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कॉकरोच को वायरस बताकर एसी कोच में बैठ जाते हैं। एक उदाहरण और देता हूँ। लेबनान में 2019 में विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। भ्रष्टाचार और इंटरनेट पर टैक्स के प्रदर्शन था। विदेश मंत्री सरकार और अपनी पार्टी का चेहरा थे। इनमें प्रदर्शनों में एक पुराने फिल्मी गीत के शब्दों में मंत्री को मां की गाली दी गई। महिलावादी संगठन ने आपत्ति जताई कि मां को गाली क्यों दी जा रही है। तो प्रदर्शनकारियों ने गाली में पिता को भी जोड़ दिया। गाना इतना प्रचलित हो गया कि 13 दिनों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दिया और वहां सरकार गिर गई। 2017 में जब गुरमीत कौर ने रामजस कॉलोनी में हिंसा का विरोध इस तरह से पोस्टर लीक किया तो उसके पीछे IT सेल का पूरा तंत्र लग गया। अपने पोस्टर में गुरमीत कौर ने यही लिखा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, मैं ABP से नहीं डरती, मैं अकेली नहीं हूँ और मैं भारत का हर छात्र मेरे साथ है। इतनी सी बात पर गुरमीत कौर को भयानक गालियों का सामना करना पड़ा। रेप की धमकी दी गई। युद्ध के खिलाफ उनके पुराने वीडियो खोज कर लाए गए और उनके पिता की शहादत का मजाक बनाया गया। इसी देश में पिछले साल
जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की तो उनकी भयानक ट्रोलिंग हुई। उनके साथ साथ उनकी बेटी को भी गालियां दी गई। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की यह बनाई गई। आगे चलकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। उन मामलों में अब क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन कब ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपने ही इकोसिस्टम से निकल रही भाषा को मुद्दा बनाया हो, गालियां फैलने की छिड़िया हो, उनकी निंदा की हो। क्या बीजेपी अपने हिसाब से ही भाषा पर बात करेगी? आईटी सेल ने 2014 के बाद गालियों को लिखने की जो भाषा विकसित की उस पर कब बात करेगी? बीजेपी और आरएसएस के पास जेएनजी से बात करने की भाषा नहीं है। जो भाषा उनके खिलाफ है उस भाषा को अपना भी नहीं सकती। केवल फ्रेंच बोलकर आप जेएनजी नहीं बन जाते। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज के युवाओं से चर्चा की जरूरत है, उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। सवाल है कि जो सरकार विपक्षी दलों के सांसदों से जब चाहती है तोड़ कर ले आती है, अपमानित करती है विपक्षी दलों को, न्यूज़ क्लिप जैसे मीडिया संस्थाओं को ड्रोन देती है, अपने विरोधियों को जेल में डाल देती है, जिससे हर बार में डिक्टेट करने वाली आदत है, वो बिना डिक्टेशन के जेएनजी से कैसे बात करेगी? आरएसएस को लगता है कि संवाद की कमी है और जेएनजी को लगता है कि जवाब की कमी है। बीजेपी को जवाब देकर जेएनजी के करीब जाना पड़ेगा। संवाद का दूसरा ओढ़कर नहीं, जेएनजी पहचान जाएंगे कि शॉल ओढ़कर कौन आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा मिस सैनी।